हेलो गाइस, मैं कविता निगम शिव शक्ति आर्ट्स एंड ब्लॉग्स अपने चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैंने अभी एक वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर के आई थी गुजरात के एक मंदिर का। और अब मैं एक और गुजरात की खूबसूरत जगह का, वहाँ के स्थान का एक और आप लोगों को वीडियो लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज उस खूबसूरत जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये गुजरात में सूरत से 140 किलोमीटर जगह है राजपीपला। वहाँ पर एक स्थान है केवड़िया, वहाँ पर ये स्थित है। और ये एक कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल एलिमेंट के रूप में है। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे देशभक्तों ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। तो ये उसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जहां जो हमारा डेस्टिनेशन प्लेस है। अब हम यहाँ पर अभी ये तो आउटर प्लेस है। और ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वीडियो है, स्टैचू है। और इसकी महिमा वाकई में अवर्णनीय है। इतना बड़ा स्टैचू का निर्माण करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्य कर दिखाया है। और ये हमारे बच्चों के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करेगा। और हम उन्हें इसी तरीके से स्मृतियों में याद रखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जाने का रास्ता भी आगे काफ़ी बहुत इसका जो अरेंजमेंट है, पाथवे है, वो सब बहुत ही स्टाइलिश है। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। कहीं पर भी हमें ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो जो सब जगह स्टेयर्स वो वाली इलेक्ट्रॉनिक लगी हुई हैं कि हम आराम से खड़े खड़े ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें चलना भी नहीं पड़ता है। एक तरफ सीढ़ियाँ हैं और स्टेयर्स हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स पाथवे को यूज़ किया है और हम अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या है।
अब आप जहाँ पर मुझे देख रहे हैं, ये इस प्लेस का म्यूज़ियम है, इस स्टैच्यू का। और यहाँ पर हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर इनके जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ उसके विषय में हमें जानकारी दी जाएगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो हिस्ट्री है, उनका इस जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उन्होंने किस तरीके से गांधी जी के साथ मिलकर के देश की आज़ादी में अपना सहयोग दिया, तरह तरह के अभियान में अपना जो भी उन्होंने नेतृत्व किया, अपना सहयोग किया, उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर आप बहुत सारे चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। घर बैठे ही आपको इतनी सारी जानकारी मैं दे रही हूँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस को देखा करिए, उसे पसंद किया करिए, क्योंकि जो लोग वीडियो बनाते हैं वो ही जान सकते हैं कि काफ़ी मेहनत लगती है, तो एप्रिसिएशन में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में, तो चलिए म्यूज़ियम का आनंद लेते हैं। National Unity Day and erecting the Statue of Unity, which stands as a testimony to this great national leader. ભારતના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એક પ્રેરણાદાયક વિવિધ વિશિષ્ટતાઓવાળા વ્યક્તિ હતા. તે દેશના કદાવર નેતાઓમાંના એક હતા અને મોખરે રહીને આગેવાની કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હતા. તે દૂરદ્રષ્ટિવાળા એક ઉત્કૃષ્ટ રાજનીતિજ્ઞ હતા અને સ્વતંત્ર, મજબૂત અને સંયુક્ત ભારતની સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ ધરાવતા હતા. 31 લાડબાને ત્યાં જન્મેલા વલ્લભભાઈ પટેલને 4 ભાઈઓ અને 1 બહેન હતી. કરમસદની ગ્રામ્ય વ્યવસ્થામાં એક સ્વનિર્ભર બાળક રૂપે મોટા થયા અને તેમના પિતાને ખેતીમાં મદદ કરવાની સાથે સાથે તેટલી જ મહેનત શાળામાં કરીને એક સ્વપ્રશિક્ષિત જિલ્લા વકીલ બન્યા. વલ્લભભાઈ પટેલે ઝવેરબા સાથે લગ્ન કર્યા અને તેમને મણિબેન અને ડાયાભાઈ નામના 2 બાળકો હતા. ઝવેરબા તેમને ચિંતિત અને એકલા છોડીને યુવાન વયે મૃત્યુ પામ્યા હતા. જોકે અંદરના ઊંડાણમાં દેશની સ્વતંત્રતાનું કાર્ય હાથ ધરવાના અંગારા સળગી રહ્યા હતા. 35 વર્ષની ઉંમરે વલ્લભભાઈ પટેલ લંડનના મિડલ ટેમ્પલમાં બારનો અભ્યાસ કરવા ગયા, જ્યાં તેમણે નિરંતર મહેનત કરી અને સારા ગુણો સાથે ઉત્તીર્ણ થયા. વર્ષ 1913માં તેઓ ભારત પાછા ફર્યા અને અદાલતમાં તેમની બુદ્ધિશાળી દલીલો માટે નામ મેળવવા સાથે ટૂંક સમયમાં જ તે અમદાવાદના એક અગ્રણી વકીલ બની ગયા. મિત્રોની સલાહને અનુસરી તેમણે વિકસતી થતી તેમની વકીલાતની સાથે સાથે એક નવી જવાબદારી હાથમાં લીધી. તેઓ નગર બ્રિટિશના અત્યાચાર સામેના એ બેજોડ અહિંસક પ્રતિકારની ફિલોસોફીએ તેમનું મન જીતી લીધું. ગાંધીજીએ વલ્લભભાઈના બુદ્ધિ અને ક્ષમતાને ઝડપથી ઓળખી લીધી અને વર્ષ 1918માં તરત જ તેમને તેમના ખેડા જિલ્લામાં સત્યાગ્રહનો પ્રસાર કરવા પ્રેરિત કર્યો. ત્યારબાદ પાછળ ફરીને જોવાનો પ્રશ્ન જ ઊભો થતો ન હતો. તેમણે વર્ષ 1923માં બોરસદ અને નાગપુરમાં અને વર્ષ 1928માં બારડોલી સત્યાગ્રહની સફળતાપૂર્વક આગેવાની કરી. ત્યારબાદ તે રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિખ્યાત બની ગયા હતા અને લોકોએ તેમને સરદાર અને નેતા કહેવાની શરૂઆત કરી. લક્ષ્ય પર કાર્યરત સરદાર પટેલે બ્રિટિશ સરકારની કર સંબંધી અન્યાયપૂર્ણ માંગોનો અહિંસક રીતે પ્રતિકાર કરવા માટે હજારો ગુજરાતી ખેડૂતોને જાગૃત કર્યા. નાગપુરમાં તેમણે ભારતીય તિરંગાને લહેરાવવાના અધિકારે સહાય મેળવવાની ફરજ પડી, જેના કારણે વાટાઘાટોનો માર્ગ મોકળો થયો અને ભારત પરની તેમની પકડ વધુ નબળી પડવાથી સ્વતંત્રતાનો માર્ગ સાફ થયો. ટૂંક સમયમાં જ બ્રિટિશ સરકાર હંમેશને માટે ભારતની સીમાઓ છોડવાના હતા, પરંતુ નવી સમસ્યા ઉભરી રહી હતી. મોહમ્મદ અલી જીનાની આગેવાની હેઠળના મુસ્લિમ સંઘે મુસલમાનો માટે એક અલગ દેશ બનાવવાના અને પાકિસ્તાનની સ્થાપના કરવાના તેમના એજન્ડા માટે ઘણા ભારતીય મુસ્લિમોનું સમર્થન મેળવ્યું હતું. ભારતીય નેતાઓ દ્વારા મજબૂત વિરોધ કરવા છતાં ભારતના ભાગલા અટલ હતા.
15મી ઓગસ્ટ 1947ની મધ્યરાત્રિએ ભારતે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી, પરંતુ ભાગલાના રક્તપાતે તેને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. સરદાર ભારતના પહેલા નાયબ વડાપ્રધાન અને માહિતી અને પ્રસારણ ખાતા ઉપરાંત ગૃહમંત્રી તરીકે ચૂંટાયા હતા. ભાગલાના મજબૂત વિરોધ બાદ હવે તે ભાગલાની પ્રક્રિયા અને વિધ્વંસને ઓછો પીડાદાયક બનાવવાના માર્ગો શોધી રહ્યા હતા. એક અનુભવી નેતા અને બાહોશ રાજનીતિજ્ઞ હોવા છતાં તે હવે બે મોટા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા હતા. પહેલો પડકાર, ભાગલાને કારણે ફાટી નીકળેલી સાંપ્રદાયિક હિંસાને નિયંત્રિત કરવી, ઉશ્કેરાયેલા ટોળાને નિયંત્રિત અને શાંત કરવા, તેમજ શરણાર્થીઓ માટે અન્ન, આશ્રય અને સુરક્ષિત પરિવહનની વ્યવસ્થા કરવી. બીજો પડકાર, 550થી વધુ રજવાડી રાજ્યોનો સંયુક્ત ભારતમાં વિલય થાય એ બાબત સુનિશ્ચિત કરવી. તેમની સંકલ્પ શક્તિ અને દૂરદર્શિતાના ઉપયોગ દ્વારા તેમને રજવાડાઓને ભારતીય શાસન સાથે જોડાવા માટે મનાવી લીધા હતા. વર્ષ 1946 થી 1950 દરમિયાન 4 વર્ષ સુધી અથાગ કામ કરીને હવે વધારે ભાગલા ના પડવા દેવાના મોટા પ્રયોજનની પ્રતિબદ્ધતા સાથે ભારત માતાની સુરક્ષા અને એકીકરણ દ્વારા તેમણે ભારતીય એકતા સુનિશ્ચિત કરી, જે પોતાના દેશ માટે તેમનો સૌથી મોટો. વર્ષ 1950માં સરદાર પટેલે તેમનો અંતિમ શ્વાસ લીધો અને આ દેશ તેમના સરદારને ગુમાવવાથી શોકમગ્ન થઈ ગયો. વિવિધ પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ, સમુદાયો, ભૂમિઓ છે. गाइस, यहाँ पर हमें सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ही नहीं, हमारे और भी बहुत सारे जो फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे कंट्री को की फ्रीडम में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, उनके बारे में, उनकी जो भी उन्होंने प्रयत्न किए, जो भी उन्होंने सफ़र किया,
जो भी उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जो भी एफ़र्ट्स लगाए उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी समझी। मैंने ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनाया है, वैसे भी मेरे वीडियोज़ बड़े हो जाते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिटेल में चीज़ें बनाती हूँ, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि डिटेल में चीज़ों को लाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। मुझे भी अपना एफ़र्ट्स ज़्यादा देने पड़ते हैं। शॉर्ट वीडियोज़ बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन पूरी नॉलेज के लिए मैं ऐसा करती हूँ। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से वीडियो छोटे होने चाहिए, तो आप स्किप करके भी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो डिटेल में चीज़ों को जानना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं। मैं उनके लिए पूरी जानकारी उनको अच्छे से देना चाहती हूँ। तो आपको ये सब जानकारी जो मैं दे रही हूँ, आपको कैसा फ़ील हो रहा है, इसके बारे में आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है ताकि मैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके सामने लेकर के आऊँ। वीडियो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे बच्चों को नहीं मालूम है, उन्हें ये दिखाना, उनके मन में देश के प्रति प्रेम जगाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को ज़रूर ले जाएँ, जहाँ पर फाइटर्स के बारे में हमें नॉलेज मिले, उनके बारे में हमें जानने और सीखने को मिले, ताकि उनके मन में भी देश के प्रति प्रेम जगे और प्रेरणा का भाव पैदा हो, ताकि वो भी अपने देश के लिए कुछ करने को तैयार रहें। तो इसके बाद हम ऐसी जगह पर जाएंगे जो यहाँ की ख़ास जगह है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। शेडिंग करिए, शेड्स। अच्छा मत कराओ, चले जाते हैं। गाइस, ये इस जगह का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि इस जगह को का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरीके का है, और यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को बहुत सारी लोहे की और स्टील की और बहुत सारी जितनी भी हमारे मेटल्स होते हैं उनको जोड़ करके किस तरीके से इस मूर्ति को अंदर से बनाया गया है। तो ये हम यहाँ पर लिफ्ट से अंदर से ही ऊपर की तरफ आए हैं, और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा है और सब इसको देखने के लिए आए हैं। उसी 2 लिफ्ट हैं जिसमें प्रॉपर प्लानिंग से लोगों को ऊपर लाया जाता है और फिर पूरी प्लानिंग के साथ नीचे ले जाया जाता है। और इस मैकेनिज़्म को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये बाहर से देखने पर तो इसकी विशालकाय मूर्ति को हम देख ही रहे हैं, इसकी जो सुंदरता है, लेकिन अंदरूनी इसकी जो मजबूती है, इसमें जितने भी मेहनत की गई है, कितने इंजीनियर्स ने, कितने वर्कर्स ने इसमें इतना पेशेंस रख करके इसकी पूरी प्लानिंग करी होगी, इसको बनाने में अपना कितना समय दिया होगा, कितनी मेहनत दी होगी, कितना अपना ज्ञान इसमें डाला होगा, और कितना सारा एफ़र्ट्स के बाद ये मूर्ति तैयार हुई है, उसको समझना और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इन लोगों को, उन कलाकारों को जो मैकेनिज़्म के में पारंगत हैं और जो आइडियल हैं, जिन्होंने ऐसा आइडिया हमारे सामने लाया और उसको करके दिखाया, उनको वाकई में बहुत एप्रिशिएट करती हूँ मैं, और आप लोग भी उनको एप्रिसिएशन दीजिए, ताकि ऐसी अद्भुत चीज़ें हमारे देश में यूं ही नई नई चीज़ें बनती रहें और लोगों के ख्यालों में, ऐसे कल्पनाओं में ऐसी चीज़ों का जन्म होता रहे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं।
गाइस अब यहाँ पर इस मूर्ति को देख करके इसकी हाइट के बारे में बताया गया है कि ये विश्व की जो कुछ स्टैचूज़ हैं जो हाइट के लिए फेमस हैं, उनमें ये सबसे बड़ी मूर्ति है और इसकी हाइट 182 मीटर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी विशालकाय है और इसके महत्व को इसका महत्व इंडिया में ही नहीं बाकी विश्व के बहुत बाहर के देशों में भी ये काफ़ी स्पेशल है। और इस तरह से यहाँ पर हमारी यात्रा कंप्लीट होती है। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे से विषय के साथ। आप तब तक के लिए बाय बाय।